अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन का सब्जेक्ट चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके आगामी मॉक टेस्ट पढ़ते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी जो कांग्रेस पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, अब यहां आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी भाई। तो ध्यान रखना, सलीम उल्लाह खान, इनके द्वारा मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। नेक्स्ट सवाल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा नलिनी सेन गुप्ता। ध्यान रखना दोस्तों, ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी प्रथम अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता था। ऐसा ही एक सवाल ऊपर भी आया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस तो अपनी कांग्रेस पार्टी थी जिसकी प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये एक अन्य पार्टी है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थी। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था भाई? दोस्तों, आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस की थी, इसकी स्थापना का सबसे पहले विचार कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था भाई। तो ध्यान रखना, यह विचार कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था कि आजाद हिंद फौज पार्टी का गठन किया जाए। अगला सवाल, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया भाई। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था यंग इंडिया। इस समाचार पत्र का प्रकाशन कौन सी पार्टी के द्वारा किया गया? तो होम रूल लीग पार्टी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, होम रूल लीग पार्टी भारत में बाल गंगाधर तिलक और आयरिश लेडी एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल, काकोरी डकैती कांड या काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ध्यान रखना, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी डकैती कांड में जो अभियुक्त थे या जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें बचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अच्छा सवाल है, काकोरी डकैती कांड जो घटना थी उसको अंजाम देने वाले जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे उनका नाम रामप्रसाद बिस्मिल था, साथ में राजेंद्र लाहेड़ी थे, उस्फाक अल्लाह खान थे और चंद्रशेखर आजाद थे भाई। अगला क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था भाई? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के खिलाफ था। अगला सवाल, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि अरुणा आसफ अली का संबंध भारत के कौन से नेशनल मूवमेंट के साथ रहा भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ रहा। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। इस समय महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को तो कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देशवासियों को कहा कि करो या मरो, आजादी से कुछ भी कम नहीं है, अर्थात अब हमें आजादी प्राप्त करनी ही है। अगला सवाल देखें भाई, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान जिस सबसे ज्यादा आंदोलन में रहा उसका नाम था बारदोली सत्याग्रह। बहुत ही अच्छा सवाल है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन भारत के गुजरात राज्य में 1928 ईस्वी में हुआ था भाई। और बारदोली में जो लगान वर्दी थी उसके खिलाफ जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया था जो आगे चलकर सफल हुआ। इसी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी भाई, कि सरदार की उपाधि दी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे
और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। और इन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया था भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों की जो वार्ता हुई थी वह भी जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को बाध्य कर दिया? यह सवाल दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है और बार बार जो अपन मॉक टेस्ट करते हैं या बार बार अपन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी से पहले, उसमें दोस्तों यह सवाल कई बार आ रहा है, तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर या अवध के निकट जो चोरा चोरी बाजार था, वहां दोस्तों एक हत्याकांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। उस हत्याकांड में भारतीय उग्र भीड़ ने 22 पुलिस जवानों को जला दिया था। तो इसी हिंसक घटना से आहत होकर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था इसे वापस ले लिया था या समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? कि वंदे मातरम भारत के कौन से राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का बना था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में 1906-7 में कलकत्ता से की गई थी भाई। ठीक है, अगला सवाल, किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। अगला सवाल, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है भाई। जो बाल गंगाधर तिलक थे उग्र नेता थे या उग्र दल के जो 3 स्तंभ थे, लाल, बाल और पाल, उनमें से एक थे भाई बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने हमारी आर्यों के आदि देश, मतलब भारत को आर्यों का देश कहा गया है भाई, या आर्यों की भूमि बताया गया है, तो उसके बारे में इन्होंने लेख लिखा है। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? ये एक अंग्रेज थे दोस्तों, वी चिरोल या वैलेंटाइन चिरोल। तो इन्होंने इस बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा है कि बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए यह भारतीय अशांति के जनक है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल, किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? यह महेंद्र प्रताप है भाई, जिन्होंने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। बहुत गजब का सवाल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह सवाल तो ऊपर वाला जो 35 नंबर का क्वेश्चन है उसी का रिपीट हो गया भाई, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। और इन्हें यानी तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल या वैलेंटाइन चिरोले। ध्यान रखना दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है, दोबारा बता देता हूं। भारत के बारे में आर्यों के आदि देश की जानकारी तिलक के द्वारा दी गई। तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बताया। और ये जो महेंद्र प्रताप है, इन्होंने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी भाई। ठीक है, लोकमान्य का ध्यान रखना दोस्तों, लोकमान्य के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था भाई? मुठभेड़ में गोलियों से मार दिया था दोस्तों। अपने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, तो उस इलाहाबाद में दोस्तों एक पार्क था, उस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। वर्तमान में तो दोस्तों उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है या आजाद पार्क कर दिया गया है। तो वहां चंद्रशेखर आजाद जी के साथ विश्वासघात हुआ था। इनका कोई परिचित व्यक्ति था जो अंग्रेजों का मुखबिर बन गया। उस व्यक्ति ने अंग्रेजों को जाकर बता दिया कि सुभाष चंद्र बोस वहां अल्फ्रेड पार्क या आजाद पार्क में बैठे हैं। तो अंग्रेजी सेना चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक वृक्ष का सहारा लेकर बड़े ही जोश के साथ या मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ भावना के साथ वो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं या सामना करते हैं। और अंत में दोस्तों अकेले होने के कारण वो चारों तरफ से घिर जाते हैं और उनकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो जाती है। तब चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि मैं आजाद हूं और हमेशा आजाद ही रहूंगा। तो उनके पास में जो आखिरी गोली बची थी उन्होंने अपने सिर में दाग ली थी और मातृभूमि के लिए वो बलिदान हो गए थे। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद जो मुठभेड़ में गोलियों से शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई भाई।
खिलाफत आंदोलन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोस्तों विधानमंडलों में प्रवेश करके संविधान या स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे इस तरीके से। तो अच्छा सवाल है, बहुत ही गजब के सवाल है, आप आगे भी देखें। प्रथम क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी भाई? वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? दोस्तों आपको बता दूं, उनका नाम था पी मित्रा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह मोहम्मद इकबाल ने दिया था भाई। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था मूल रूप से मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। बाद में आगे चलकर सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भारत के राष्ट्रीय स्तर तक ऊपर उठाया दोस्तों, या इसे राष्ट्र नारे के रूप में साबित करने का प्रयास किया। जब अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब कभी भी कोई रैली करते थे, बड़ा आंदोलन करते थे या उनका विरोध करते थे, तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद के नारों का प्रयोग करते थे। तो ध्यान रखना, मूल रूप से यह नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संस्थापक कौन थे भाई? बहुत ही अच्छा सवाल है। मनसुख लाल नजार, मनसुख लाल नजार ये इंडियन ओपिनियन पुस्तक के संस्थापक थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में या इस केस में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं हुई थी भाई। ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र कांड या काकोरी डकैती कांड हुआ था। यह ट्रेन की डकैती थी जो भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा लूटी गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये काकोरी स्टेशन पे लूटी गई थी जो वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ये जो काकोरी षड्यंत्र केस था, इसकी पूरी योजना दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा तैयार की गई थी और उन्होंने इस समय नारा भी दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामागाटा मारू क्या था भाई? दोस्तों ये एक कामागाटा मारू एक जहाज था, भारतीय मूल के एक विदेशी थे, कहने का मतलब उनका नाम था गुरदीत सिंह। उन्होंने दोस्तों कामागाटा मारू नाम से ये एक जहाज किराए पर लिया था भाई, और ये भारतीय लोगों को व्यापार की दृष्टि से या रोजगार की दृष्टि से दोस्तों विदेश लेकर गए थे। तो विदेशी सरकार के द्वारा इस जहाज का बहिष्कार किया गया कि दूसरे देश के लोगों को हमारे देश में न आने दिया जाए। तो जब ये जहाज वहां से वापस लौट रहा था तो दोस्तों बंदरगाह पर एक भगदड़ मच गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कामागाटा मारू क्या था? यह एक जहाज था। ठीक है, यहां हुई हिंसक भीड़ के कारण कई लोगों को मौत से हाथ धोना पड़ा। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों ये अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे और 1919 में यह आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल, यह पुस्तक तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों मौलाना आजाद का है। बहुत ही गजब का सवाल है। ऐसे वक्तव्य दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और जो आपकी सफलता में निर्णायक साबित होते हैं। दोबारा देख लीजिए, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन मौलाना आजाद ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है भाई? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहते हैं भाई। इन्होंने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने
कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था भाई? उषा मेहता नामक महिला ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त या उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने वाला जो अधिवेशन हुआ था उस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे भाई। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। लोक हितवादी उपागम से किसे जाना जाता है भाई? वो भारतीय नेता कौन थे, लोकप्रिय नेता कौन थे जिन्हें उनके लोगों के लिए, भले के लिए जो कार्य किए जाते थे उनके लिए लोक हितवादी का उपनाम दिया गया या लोक हितवादी की लोगों के द्वारा पदवी दी गई? उनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है ये कंपटीशन के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उपयुक्त कथन किसका है? यह नारा तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था भाई। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब ये विरोध कर रहे थे तब इन्होंने ये बात कही कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ध्यान रखना, उस लोकप्रिय नेता का नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या थी भाई? वाराणसी। वाराणसी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका प्राचीन नाम बनारस था। यहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था भाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी की रानी थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1915-16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में की गई थी भाई? दोस्तों ये होम रूल लीग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और 1915-16 में भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा यह शुरू किया गया था भाई। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन किन दो नेताओं ने चलाया था? एक तो बाल गंगाधर तिलक ने और एक एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट, ध्यान रखना दोस्तों, एक आयरिश लेडी थी। ये आयरलैंड की मूल निवासी थी, बाद में ये भारत में आ गई थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया था। तो ध्यान रखना, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल वाराणसी था। होम रूल लीग आंदोलन को तिलक और एनी बेसेंट ने बढ़ाया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया और लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। बहुत ही गजब के सवाल है दोस्तों, कंपटीशन के पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया भाई? ऐसा क्या हो गया था कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को ही वापस ले लिया? दोस्तों गांधी जी ने असहयोग सत्याग्रह आंदोलन 1920 में शुरू किया था भाई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की यह कार्य प्रणाली थी कि पूर्ण रूप से विदेशी सरकार के या ब्रिटिश सरकार का सहयोग न किया जाए और उसका पूरी तरह से विरोध किया जाए, ताकि अंग्रेज खुद ब खुद भारत छोड़कर अपने देश जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और भारत को आजादी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो दबाव में आ जाएंगे। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था भाई 1920 में। गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन काफी हद तक सफल होने वाला था, लेकिन दोस्तों एक हिंसक घटना हो गई थी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अवध यानी गोरखपुर के आसपास में चोरा चोरी बाजार में एक चोरा चोरी हिंसा हो गई भाई। और इस हिंसा में एक शांतिपूर्ण भीड़ का जुलूस निकल रहा था। जब उन्हें पुलिस वालों ने रोका टोका या भीड़ पर लाठियों के प्रहार किए तो भीड़ उग्र रूप धारण कर लेती है, हिंसक रूप धारण कर लेती है और उस चौकी या कोतवाली के जो 22 पुलिस के जवान थे उन्हें उसी चौकी में जिंदा जला दिया जाता है। तो इसे दोस्तों चोरा चोरी कांड कहते हैं या चोरा चोरी हत्याकांड कहते हैं। यह हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जब गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया था उस समय उन्होंने भारतीय लोगों से यह आह्वान किया था कि यदि कोई भी भारतीय इस आंदोलन के दौरान या इस असहयोग सत्याग्रह के दौरान हिंसा का प्रयोग करेगा तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा या फिर मैं अपने आंदोलन को समाप्त कर लूंगा। तो गांधी जी ने इसी चोरा चोरी हत्याकांड के कारण वो आहत हो गए, दुखी हो गए, खिन्न हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का पूरे देश में आह्वान कर दिया। तो इस प्रकार 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के कारण वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे भाई, हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष। ध्यान रखना, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस या सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ये ब्रिटिश थे, 3 सदस्यीय आयोग था ये। अगला क्वेश्चन,
अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन था। बहुत गजब का सवाल है दोस्तों। लाल कुर्ती आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखना, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था भाई। अगला क्वेश्चन देखें। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था भाई? क्रांतिकारी आंदोलन का उस समय की असफलता का मुख्य कारण दोस्तों निम्न थे। एक तो केंद्रीय संगठन की कमी थी, दूसरा ब्रिटिश सरकार की कठोर दमनकारी नीति थी, तीसरा उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। मतलब जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया भाई। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति और केंद्रीय संगठन का अभाव, ये सारे तथ्य सही हैं। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ध्यान रखना, लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के इस अधिवेशन में, जो उदारवादी नेता थे कांग्रेस के और जो उग्रवादी नेता थे, उन दोनों में दोस्तों एकता स्थापित हुई, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। पूछ रहा है लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था भाई? यहां कांग्रेस का मतलब अपनी कांग्रेस पार्टी और लीग का मतलब है दोस्तों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश भारत में एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। तो पूछ रहा है ये लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। अभी थोड़ी पहला जो क्वेश्चन था वो भी दोस्तों इसी से रिलेटेड था। 1916 के इसी लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एकता हुई, यानी उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच में एकता स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व दो मुख्य नेताओं के द्वारा किया गया था भाई। एक तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा और एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो एनी बेसेंट है ये एक आयरिश लेडी थी भाई। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में होम रूल लीग को बढ़ावा देने का काम मुख्य रूप से एनी बेसेंट का था और इनका सहयोग किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था भाई? रॉलेट एक्ट एक अंधा कानून है, एक काला कानून है जो अंग्रेज अधिकारी सर सिडनी रॉलेट के द्वारा जारी किया गया था भाई। इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहते हैं और इसका उद्देश्य था, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए, यानी बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर रख सकती थी और उसे 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था, जिसके खिलाफ ना कोई अपील की जा सकती थी, ना कोई दलील की जा सकती थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? दोस्तों यह क्वेश्चन वर्ष 2023 की एग्जाम में क्लास 10th में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। दोस्तों इस दिन सिखों का प्रसिद्ध पर्व था वैसाखी। तो यहाँ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जहां जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अगला क्वेश्चन, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? दोस्तों हंटर कमेटी ये एक अंग्रेज न्यायाधीश था जिसका नाम था जीसी हंटर। तो इस जीसी हंटर की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। इस हंटर कमेटी ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया और ऐसा बताया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में केवल 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि उस समय हजारों भारतीय लोग भारत के लिए शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था भाई? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा पूरे देश में शुरू किया गया भाई। यह एक देशव्यापी आंदोलन था। यदि इसकी दिशा सही होती और इसे गांधी जी वापस न लेते तो हमारा देश उसी समय आजाद हो सकता था। तो इसका कार्यक्रम क्या था भाई? एक तो सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना था, विदेशी माल यानी कपड़ों का बहिष्कार करना था, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना था। अतः उपयुक्त सभी कार्यक्रम थे इसमें। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस घटना से खिन्न होकर यानी दुखी होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी? दोस्तों चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 में वापस ले लिया था। दोस्तों 5 फरवरी 1922 की ये ऐतिहासिक डेट ध्यान रखना। इस दिन चोरा चोरी कांड हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश के अवध में, जहां एक भीड़ ने 22 पुलिस वालों को चौकी में जिंदा जला दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे की क्वेश्चन देख लीजिए। महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था भाई। तत्कालीन बंबई कहा जाता था इसको, आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो ये अच्छा सवाल है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। जिस समय इसकी स्थापना हुई उसी समय इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, यानी 28 दिसंबर 1885 को, और बंबई में हुआ। ध्यान रखना 28 दिसंबर को कांग्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, ये नाम आप ध्यान रखना। ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भाई। जो अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ 28 दिसंबर 1885 को, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी भाई। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता देता हूं कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे भाई? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती को माना जाता है भाई। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, या वैदिक संस्कृति का जो ज्ञान है वो मुख्य रूप से दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा फैलाया गया। और सबसे पहले स्वराज की अवधारणा भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दी गई। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से ही प्रभावित थे। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई भाई? राजा राममोहन राय के द्वारा तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दोस्तों ब्रह्म समाज क्या है? ये ब्रह्म समाज दोस्तों जो समाज में जो कुप्रथाएं व्याप्त थी उनको समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय के द्वारा शुरू किया गया भाई। और राजा राममोहन राय को ब्रह्म समाज का पिता या जनक माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, राजा राममोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है भाई। इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? जिस समय दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, यदि वर्ष की अपन बात करें तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। और इस समय गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लिटन थे। ध्यान रखना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था भाई? ये दोस्तों समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है, या प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए उसी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? दोस्तों पूना स्थान भारत के महाराष्ट्र राज्य में है और यहाँ पर जो सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई वो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस राष्ट्रीय विचारक के द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी भाई। बहुत ही अच्छे विद्वान थे, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काफी ज्यादा योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यंग इंडिया के लेखक कौन थे? दोस्तों ये यंग इंडिया जो लेख था ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा जाता था। और लाला लाजपत राय उग्रवाद के त्रिस्तंभ में से एक थे भाई। उग्रवाद के त्रिस्तंभ में मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इस प्रकार यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय को माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? दोस्तों इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन जो भारत के वायसराय थे इनके शासनकाल में पेश किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विधेयक किसके शासनकाल में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आप यह बात भी ध्यान रखना कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। इन्होंने भारत में पंचायती राज की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था भाई? दोस्तों आजाद हिंद फौज इसका गठन तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो, सिंगापुर इन क्षेत्रों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और इन्होंने मुख्य रूप से जो जर्मनी के हिटलर थे उनसे सहयोग लिया और इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया देश को आजाद करवाने के लिए। तो सवाल बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? यह दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। सवाल पूछ ले जाए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। आप यह भी ध्यान रखना कि सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। पूछ लिया जाए भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए,
भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, भारत सेवक समाज नाम की जो संस्था थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गठित की गई। आप यह बात भी ध्यान रखना कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे भाई। कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके द्वारा भारत सेवक समाज नामक एक संस्था की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखे भाई, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे भाई? मतलब उग्र राष्ट्रवाद, मतलब जैसे को तैसा की नीति के उदय होने के क्या क्या कारण थे? एक तो उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, मतलब यहाँ के लोग संतोष नहीं थे। दूसरी बात, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नववाद। तीसरा था उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ये तीनों ऑप्शन सही है भाई। इन तीनों कारणों के कारण ही भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ या जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था भाई? सवाल पूछ रहा है कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन था भाई। लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था भाई। पूर्वी बंगाल में आधुनिक बांग्लादेश आता है, थोड़ा बहुत असम का क्षेत्र आता है। जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसमें आधुनिक पश्चिम बंगाल का राज्य और तत्कालीन थोड़ा बहुत बिहार का क्षेत्र आता है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था भाई? जो उग्र राष्ट्रवादी थे जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये क्या साधन अपनाते थे? एक तो बहिष्कार अपनाते थे, एक स्वदेशी को मानते थे और एक राष्ट्रीय शिक्षा को मानते थे कि अपने देश की शिक्षा सबसे बढ़िया शिक्षा है। स्वदेशी मतलब हिंदी भाषा का उपयोग करो, हिंदी उद्योगों को बढ़ावा दो और हिंदी जो कल्चर है उसी को मान्यता दो। बहिष्कार का मतलब होता है कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई सभी नीतियों का बहिष्कार करे, उनके द्वारा भारत में चलाए गए कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों ये। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना, इसका जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन छप सकता है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है भाई? दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में यह नारा बहुत गूंजा था और यह नारा बाल गंगाधर तिलक का था भाई। यानी बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु तो 1 अगस्त 1920 को हो गई थी भाई, तो इनके द्वारा तो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की गई, लेकिन इनके जो आदर्श बने उन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाया। अगला क्वेश्चन, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था भाई? ऐसा तो लाला लाजपत राय ने कहा था। जब लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, तब वहां पर कैप्टन स्टॉक के कहने पर सैंडर्स के द्वारा इन पर लाठियां बरसाई गई। तब लाला लाजपत राय ने यह बात कही थी कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? दोस्तों, अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा और गद्दर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, पूछ लिया जाए अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1913 ईस्वी में। अमेरिका के उस स्थान का नाम पूछ ले तो बता देना, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हो गया था? दोस्तों, सूरत अधिवेशन हुआ था गुजरात में, जहां पर कांग्रेस यानी कि कांग्रेस में जो दो दल बने थे दोस्तों, एक तो गर्म दल और एक नरम दल। तो गर्म दल के नेताओं और नरम दल के नेताओं के बीच में इस बात को लेकर मतभेद हो गया था कि अध्यक्ष कौन बने, जिसके कारण इनके अंदर विभाजन हो गया था। तो उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच में विभाजन सूरत अधिवेशन के कारण हुआ। पढ़े प्रश्न संख्या 1 देखें, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दोस्तों, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भाई। दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में यह बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक
13 दिसंबर 1946 को हुई। तो ध्यान रखना तीनों बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट सवाल देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेम्परेरी चेयरमैन अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो BN राव थे ये तो संवैधानिक सलाहकार थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का पिता माना जाता है या अध्यक्ष माना जाता है। आगे है ना, देखिए दोस्तों ये सवाल कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे भाई। 7 सदस्य थे इस कमेटी में। ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर की इस प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या इस मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, जिसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? परमानेंट चेयरमैन। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको इस सवाल का जवाब दिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था भाई। ठीक है दोस्तों, और ये जो भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के पिता थे। KM मुंशी ये काफी अच्छे व्यक्ति थे, संविधान में इनका अच्छा योगदान था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया भाई? पूछ रहा है कि संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान सभा ने किस दिन पारित कर दिया भाई? दोस्तों 26 नवंबर 1949। यह आपका एकदम सही जवाब होगा। संविधान सभा को अंतिम रूप से अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मसमर्पित ये करने का काम 26 नवंबर 1949 को किया गया था, विक्रम संवत 2006 वार गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ भाई? फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड, मतलब अपने देश का संविधान कब लागू कर दिया गया? दोस्तों 26 जनवरी 1950। ये तारीख ऐतिहासिक है, ध्यान रखना। 26 नवंबर 1950 ईस्वी को तो हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जबकि आपसे पहले की तरह सवाल पूछे कि संविधान पारित कब हुआ, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए, तब आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 8 देखे भाई, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहते हैं? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा। दोस्तों हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, इसे संविधान सभा की आत्मा का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकारों को तो भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कहते हैं, जिसका उल्लेख भाग 3 में है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखें, संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियाज नेशनल एंथम इसे कब स्वीकार किया भाई? ये बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। तारीख आप ध्यान रखना 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी भाई। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो भारत का भावी राष्ट्रपति चुन लिया, साथ ही हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन को चुन लिया। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है भाई? हमारे जो नागरिक हैं, भारत की जो आवाम है, इसको कुल मिलाकर कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6 और यही आपका सही जवाब होगा। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में 6 है। आपसे सवाल ऐसे पूछे मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? तो 7 थी भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें आप। तमिलनाडु, दोस्तों तमिलनाडु से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती भाई? क्या पश्चिम बंगाल राज्य से, गुजरात राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से
या फिर ओडिशा राज्य से? दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा ओडिशा राज्य, क्योंकि ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनको याद करने की एक ट्रिक भी है। राम झाके 6 पंगु मित्र है। राम झाके 6 पंगु मित्र है। इसमें 8 राज्य समाहित है। जैसे गुजरात से कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है, मेघालय से कर्क रेखा, मेघालय क्या, मणिपुर से, मिजोरम से कर्क रेखा भारत से बाहर निकल जाती है, तो गुजरात से प्रवेश करती है, मिजोरम से बाहर निकलती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और त्रिपुरा में सबसे कम है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। भाई भारत कौन से क्रम का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? यदि विश्व स्तर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत देश की बात की जाए तो भारत का स्थान 7वां है भाई। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है भाई रूस, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अपने भारत का नंबर आता है 7वें स्थान पर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के 2.42% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो आपका ये जो प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के कौन से स्थान पर है, तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों 7वें स्थान पर है। आप ध्यान रखना, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े द्वीप के बारे में सवाल पूछ लिया जाए तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अपने भारत में आ जाइए थोड़ा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ध्यान रखना इस बात का। पूर्व में भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद यह खिताब राजस्थान को मिला। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? दोस्तों इन अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। ये किसी भी देश या किसी भी स्थान की स्थिति, तापमान, दूरी, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, इनको ज्ञात करने में उपयोग में ली जाती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये दोस्तों केवल भारत का है। यदि आपसे सवाल ये पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर तो दोस्तों अपना कन्याकुमारी प्रारंभ होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अपने भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में जो गिलगित शहर है, जहां इंदिरा कोल स्थित है, वो पॉइंट है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। प्रश्न संख्या 5 देखे भाई, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? दोस्तों अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है अपने भारत देश का, वह शक संवत पर आधारित है भाई। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है जन गण मन, ये तो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है भाई, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन, दोस्तों डॉल्फिन एक मछली है, एक मत्स्य है, जो अपनी जो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, या हिंदू धर्म की जो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, उस नदी में पाई जाती है डॉल्फिन मछली। तो आपसे पूछ रहा है कि डॉल्फिन मछली को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों 2009 में घोषित किया गया। ऑप्शन डी इट्स राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 देखें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है दोस्तों? हमें क्या प्रेरणा मिलती है केसरिया रंग से? कौन सा संदेश देता है ये केसरिया रंग इस भारतीयों को या इस मानव जाति को? केसरिया रंग दोस्तों साहस और बलिदान का प्रतीक है। जो अपना सफेद रंग है वो दोस्तों पवित्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वह दोस्तों सुख समृद्धि का प्रतीक है, और जो बीच में
24 तिलियों का नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है, वह हमारे देश में दोस्तों विकास का चक्र माना जाता है कि देश का विकास सदा हमेशा चलता रहेगा भाई। ठीक है, तो पर्सन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही होगा भाई, कि जो केसरिया रंग है जो सबसे ऊपर होता है वह साहस और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना भारतीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3:2 के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8, भारत में होकर कौन सी रेखा गुजरती है भाई? क्या कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, या इनमें से कोई भी रेखा नहीं गुजरती? तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इन रेखाओं में से, इन अक्षांश रेखाओं में से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अतः कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे माही नदी 2 बार काटती है भाई। मकर रेखा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जबकि भूमध्य रेखा का मान है 0 डिग्री अक्षांश। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि भूमध्य रेखा अपनी पूरी पृथ्वी को ही 2 बराबर भागों में बांटती है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से गुजरती है? पहले ही ये बात बता चुका हूं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनको याद करने की ट्रिक है, राम झाके 6 पंगु मित्र है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य में से गुजरती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश आपका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, अपने झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई ये कर्क रेखा। तो आप ध्यान रखना, इसी कर्क रेखा के ऊपर जो झारखंड की राजधानी है ना रांची, वो शहर स्थित है भाई। महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। अपना प्रश्न संख्या 10 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? पूछ रहा है कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुणे, कन्याकुमारी, कोलकाता और लेह है। तो आपको इन ऑप्शनों का चयन करके बताना है कि कौन से स्थान पे सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है दिसंबर महीने में। दोस्तों यदि अपन दिसंबर महीने की बात करें तो दोस्तों कन्याकुमारी शहर में सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त होगा, क्योंकि इनमें से सबसे दक्षिण में स्थित स्थान कन्याकुमारी ही है। और दिसंबर के महीने में सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ने लग जाती है 22 दिसंबर को, और वहां पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो दिसंबर के महीने में अपने दक्षिणी भाग में तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना इस बात का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। आपको लगता है कि ये वीडियो कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है या आपको अच्छा कंटेंट या नॉलेज प्रदान करता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने आपके लिए आगे अनेक ऐसे प्रश्न रखे हैं जो आपके काम में आएंगे, तो आप यह वीडियो भी देख लीजिए। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का सबसे मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण करना था, जबकि तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस वाली घटना थी जिसने भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई। दोस्तों इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह भारत में कौन से स्थान से प्रारंभ हुआ? दोस्तों अपन ने प्रेजेंटेशन प्रारंभ करते ही इस क्वेश्चन की बात कर ली थी कि यह मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। दूसरा सवाल, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को इस विद्रोह की शुरुआत हुई। भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। देखिए चौथा क्वेश्चन,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था भाई, चिन्ह क्या था? दोस्तों कमल और रोटी इसका प्रतीक था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था? उसका नाम दोस्तों मंगल पांडे था। मंगल पांडे बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में तैनात था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे के बारे में एक और ध्यान रखना, मंगल पांडे प्रथम भारतीय व्यक्ति था जो 1857 की क्रांति के दौरान शहीद हुआ। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा कि मंगल पांडे कौन सी बटालियन से संबंधित थे? तो ये बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, तो पैदल सेना के सिपाही थे। सातवां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों गवर्नर जनरल एक ऐसा पद था उस टाइम पे जो ब्रिटिश भारत में भारत का सर्वोच्च पद हुआ करता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम लॉर्ड पामस्टन था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया भाई? दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। 11वां क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। 12वां क्वेश्चन देखे भाई, 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने, जो इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे या ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? दोस्तों तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था भाई। ये येवला अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी भाई? मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर छावनी में बिगुल बजाया था 1857 की क्रांति का, और बैरकपुर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी? दोस्तों तात्या टोपे को मतलब विश्वासघात किया था तात्या टोपे के साथ मान सिंह ने, जो नरवर का जागीरदार था। 16वां क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। यह दोस्तों दिल्ली का सुल्तान था, मुगल बादशाह था। किसके द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई थी? राज्य हड़प नीति का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था भाई? दोस्तों ये भारत के सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था भाई। 19वां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस से सामना करना पड़ा था? अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यू रोज से सामना करना पड़ा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लक्ष्मीबाई का सामना करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल ह्यू रोज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, 20वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? दोस्तों बख्त खान को बहादुर शाह जफर ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया। 21वां क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से थी। अवध वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है भाई। 22वां क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने वाला हथियार भारतीय सैनिकों को दे देना, जिससे उनकी धार्मिक भावना आहत होना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? नाना साहब का नाम धोंदू पंत था भाई।
24वां क्वेश्चन, बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी भाई? वो तो दोस्तों मंगल पांडे ही था। मंगल पांडे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। और मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस प्रकार वह इस क्रांति का प्रथम शहीद बना भाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह है भारत के किस हिस्से में हुआ था? भारत के उत्तरी और मध्य हिस्से में हुआ था भाई। इसका प्रभाव दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में कम था। 27वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने दिया था 8 अप्रैल 1857 को। इसीलिए तो इन्हें 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों इस संग्राम में अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावना को आहत किया, इसलिए दोनों धर्म के सैनिक एक जगह जुट गए भाई। 29वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? कानपुर उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखना, तात्या टोपे ने कानपुर उत्तर प्रदेश से सहयोग किया था। 30वां क्वेश्चन, भारत के शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में कैसे रहे? तटस्थ रहे। उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ना ही इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों 31वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था? जनवरी 1857 ईस्वी में, जिसका सबसे पहले विरोध मंगल पांडे ने किया भाई। ठीक है। 32वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? पिल आयोग या पिल कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के बाद सैन्य सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? पिल आयोग या पिल कमीशन। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। काफी अच्छा सवाल है। 34वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था भाई? मौलवी अहमदुल्ला शाह। बहुत अच्छा सवाल है। मौलवी अहमदुल्ला शाह इस विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था भाई। 35वां क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? दोस्तों इसकी योजना सामान्य थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए यह असफल हुआ। 36वां क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है वर्तमान में, उस टाइम पे संयुक्त प्रांत में पड़ता था भाई। तो बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर ने किया था भाई। 37वां क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन ने इसे आजादी की पहली लड़ाई बताई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहां है? ग्वालियर में है भाई, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। उस टाइम पे इसे मध्य प्रांत कहते थे। 1857 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया? दोस्तों दिल्ली को कर लिया भाई। दिल्ली से ही क्रांति की योजना बनाई गई थी कि पूरे देश में यहां से क्रांति की जाएगी, लेकिन असफल हुई। 40वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहां से किया था? झांसी से। ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तो है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया था झांसी उत्तर प्रदेश से। और 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली। इन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व संभाला था भाई क्रांति का। 42वां क्वेश्चन, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने किसे कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? यह बात तो ह्यू रोज ने दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा है भाई। ध्यान रखना। 43वां क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली में सेनाओं के नेतृत्व किया था भाई? दिल्ली से नेतृत्व किया था बख्त खान ने। किसने किया था भाई? बख्त खान ने।
प्रश्न संख्या 44 देखे भाई। 1857 के विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे भाई। बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान। प्रश्न संख्या 45 देखें। 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? ये तो मंगल पांडे को दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से अंग्रेजों का विरोध किया था चर्बी युक्त कारतूसों के कारण भाई। अगला प्रश्न देखें। सबसे पहले बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? आ गई ना बात दोस्तों, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। 47वां क्वेश्चन। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। नाना साहब ने कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे चलकर नाना साहब के सहयोगी बने थे तात्या टोपे। और कानपुर वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है भाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। 48वां प्रश्न। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व इस क्रांति में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 49 नंबर का क्वेश्चन देखें। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? इन्होंने तो बैरकपुर में गोली चलाकर बिगुल बजा दिया था इस क्रांति का, भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। 50वां क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर कौन थे? दोस्तों ये अंतिम मुगल शासक थे जिन्हें 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और रंगून जेल में दोस्तों इन्हें डाल दिया गया। इन्हें गिरफ्तार किया गया था हुमायूं के मकबरे दिल्ली से। लास्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का। सती प्रथा का जनक किसे माना जाता है? राजा राज्य में है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला यह विश्व का 40वां धरोहर स्थल माना जाता है। दोबारा बता दूं, धोलावीरा सभ्यता स्थल भारत के गुजरात राज्य में है। 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया और इसे चीन में आयोजित ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया। यह विश्व का 40वां विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक तो कुछ सभ्यता स्थल है, एक उनके खोजकर्ता है और एक किस वर्ष खोज हुई यह जानकारी है। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। सुतकांगेडोर सभ्यता स्थल की खोज ओरेल स्टाइन ने 1927 में की। चन्हूदड़ो सभ्यता स्थल की खोज एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की। रंगपुर सभ्यता स्थल की खोज ब्रजवासी लाल और माधव स्वरूप वत्स ने की। रोपड़ सभ्यता स्थल की खोज यज्ञदात शर्मा ने 1953 में। कोट दीजी की फजल अहमद ने 1953 में। लोथल की रंगनाथ राव ने 1954 में। आलमगीरपुर की भी यज्ञदत्त ने 1958 में और बनवाली की रविंदर सिंह विष्ट के द्वारा की गई। दोस्तों आगे की जानकारी दी। महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। महावीर स्वामी का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर की पुत्री का नाम अणोरजा या प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी का एक नाम निगंठनाथ पुतबी था भाई। महावीर स्वामी का एक अन्य नाम निगंठनाथ पुतबी था। इनकी बेटी का नाम अणोरजा या प्रियदर्शनी था। पत्नी का नाम यशोदा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के नाम इस प्रकार थे। इन्हें महावीर के नाम से जाना गया। इन्हें जिन के नाम से जाना गया। जिन का अर्थ होता है विजेता। इन्हें केवलीन कहा गया। केवलीन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। महावीर स्वामी को निग्रंथ भी कहा गया। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित और इन्हें आहर कहा गया जिसका मतलब होता है योग्य। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। महावीर स्वामी ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए हैं। महावीर स्वामी ने बताया गया जो पहला अणुव्रत है उसका नाम है सत्य वचन। दूसरे का नाम है अहिंसा। तीसरे का नाम है अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। चौथे का नाम है अपरिग्रह
यानी सांसारिक वस्तुओं का त्याग। और पांचवें का नाम है ब्रह्मचार्य। दोबारा देख लीजिए, महावीर स्वामी ने गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए 5 अणुव्रत बताए हैं। पहला सत्य वचन, सदा सत्य बोलो। दूसरा अहिंसा, कभी भी हिंसा न करो। तीसरा अस्तेय, कभी भी चोरी मत करो। चौथा अपरिग्रह, सांसारिक वस्तुओं का त्याग कीजिए, ज्यादा सांसारिक वस्तुओं से मोह मत रखे। और पांचवा है ब्रह्मचार्य। विशेष रूप से ये ब्रह्मचार्य दोस्तों महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी भी देख लीजिए। 12th क्लास की जो किताबें होती है उन किताबों में से दोस्तों कंटेंट निकालता है और आपके सामने एग्जाम में रखता है। तो दोस्तों यदि आप एनसीईआरटी वाले आंकड़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आप सही तरीके से पेपर को हल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं कंटेंट लेके आया हूं मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित। तो आज पढ़िए दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों का दोस्तों विश्लेषण अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। यानी एबीसीडी जो 4 ऑप्शन आते हैं ना हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य आधार होता है, उन्हीं के आधार पर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अपनी तैयारी जांचने का परखने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं दोस्तों। डिटेल्स में अपन बार बार पढ़ते रहते हैं दोस्तों, हालांकि डिटेल्स में पढ़ना बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन अपनी तैयारी जांचने के लिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर निकाला करो। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी दोस्तों पढ़ने के कई तरीके होते हैं। जैसे डायरेक्टली बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसको पढ़ा, उसका आंसर क्या है डायरेक्ट आंसर पढ़ लिया और फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं। अगला भी ऐसा ही पढ़ लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में निकल जाते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में ध्यान से पढ़े। फिर इसके अलावा जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों के बारे में दोस्तों अलग अलग तरीके से जानकारी जुटा लीजिए। कि जैसे मान लीजिए अपना आंसर ये हो गया, तो इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है इनसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी जानकारी को भी आप ध्यान रखें या उन सभी जानकारियों का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आइए अपन ऐसे ही अध्ययन कर रहे हैं भारत का भौतिक प्रदेश। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमालय की भारत में लंबाई कितनी है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हिमालय की भारत में लंबाई कितनी है। 500 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर या फिर 8850 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में नहीं है, ये आंकड़ा दोस्तों मीटर में है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में हिमालय पर्वतमाला की लंबाई बताइए। 500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 8850 मीटर। इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों आपका सही आंसर है 2400 किलोमीटर। यानी भारत में हिमालय पर्वतमाला की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य के नामचा बरवा पहाड़ी तक फैला हुआ है। और ये लंबाई कितने किलोमीटर आती है दोस्तों भारत में, 2400 किलोमीटर। अतः भारत में हिमालय पर्वतमाला की लंबाई 2400 किलोमीटर है। याद रहेगा ना आपको, ठीक है। आपने सही आंसर तो देख लिया दोस्तों, लेकिन 3 ऑप्शन और भी है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो 500 किलोमीटर का है, एक 3214 किलोमीटर का है और एक 8850 मीटर का है। तो इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इन पर भी गौर कीजिए कि ये ऑप्शन क्या क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 500 किलोमीटर, भारत में हिमालय पर्वतमाला की जो अधिकतम चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर है। यानी हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई 200 से लेकर 500 किलोमीटर तक पाई जाती है भारत में। और लंबाई टोटल यदि देखी जाए तो 2400 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई कितनी है अधिकतम में 500 किलोमीटर। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, 3214 किलोमीटर क्या है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों ये। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है दोस्तों। यानी भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की, वो है 3214 किलोमीटर। और यहीं पर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार बताइए या पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, तो वो है दोस्तों 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर है। अर्थात पश्चिम में सरक्रिक से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के वालांगू तक भारत की जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है। सरक्रिक का नाम आया है आपके सामने। सरक्रिक भारत का पश्चिमी बिंदु है। एक बात और ध्यान रखना आप दोस्तों, सरक्रिक के मामले में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरक्रिक स्थान कौन से देशों के बीच में विवादित है। सरक्रिक स्थान दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय रहा है।
क्यों है? ये सरकरिकिस्तान दोस्तों भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और इस सरकरिकिस्तान को पाकिस्तान अपने क्षेत्र में मानता है और भारत अपने क्षेत्र में मानता है। इसलिए दोनों देशों के बीच में दोस्तों विवाद का विषय है, ध्यान रखना। सरकरिक के अलावा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय सिंधु नदी का जल बंटवारा भी है। यानी सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। हालांकि 1960 ईस्वी में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल बंटवारा करवाया गया, अर्थात भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के जल को बांट दिया गया। इसके अलावा झेलम नदी पर जो तुलबुल परियोजना है, जो नौवहन परियोजना है, वह भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय रही है। आप ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का जो सबसे बड़ा विषय है वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर। यानी 1947-48 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस समय दोस्तों अपने जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े हो गए। एक जम्मू कश्मीर तो दोस्तों पाकिस्तान में चला गया, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और एक जो आधा भाग था कश्मीर का वो बना दोस्तों भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत या जम्मू कश्मीर राज्य। यहाँ एक गजब का क्वेश्चन निकल के आता दोस्तों कि पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के जम्मू कश्मीर, इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों कंट्रोल लाइन या नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, नियंत्रण रेखा के द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर भारत के जम्मू कश्मीर से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन देखिए आप, 8,850 मीटर। 8,850 मीटर का संबंध दोस्तों हिमालय पर्वतमाला से ही जुड़ा हुआ है। हिमालय पर्वतमाला में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल और तिब्बत के सीमा क्षेत्रों में स्थित है, और यह माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या 8,850 मीटर है। ध्यान रखोगे, 8,850 मीटर क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? यह विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट की स्थिति बताइए। माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल और तिब्बत के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट के बारे में एक और गजब का क्वेश्चन सामने निकल के आता है ज्योग्राफी विषय में। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को ही दोस्तों पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, 4 पर्वतमालाओं के नाम दिए गए हैं। एंडीज पर्वतमाला है, या रॉकीज पर्वतमाला है, या एटलस पर्वतमाला है, या फिर हिमालय पर्वतमाला है। यदि दोस्तों आपने पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, या पहले क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देकर यदि आपने पढ़ा है ना, तो आपको आंसर मिल गया है। बताइए पहले क्वेश्चन के ऑप्शनों के आधार पर इसका क्या आंसर निकल के आता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, रॉकीज, एटलस या हिमालय? इन चारों में देखिए दोस्तों, इन चारों में 8,850 का आंकड़ा दोस्तों अपन ने अभी अभी जोड़ देकर पढ़ा है। क्या है? 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये माउंट एवरेस्ट विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मिल गया ना दोस्तों आपका आंसर, बहुत ही आसानी से मिल गया कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। क्यों है? क्योंकि हिमालय पर्वतमाला में ही माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस ऑप्शन के अलावा बाकी के 3 ऑप्शन भी है, एंडीज, रॉकीज और एटलस। ये तीनों ऑप्शन भी दोस्तों आपके लिए उपयोगी हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है, और रॉकीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और एटलस पर्वतमाला दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है एटलस। और दोस्तों हिमालय एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है ही। लेकिन यदि इन चारों में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला।
और ये एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई है दोस्तों लगभग 7200 किलोमीटर के आसपास, या अपन ये कह सकते हैं कि लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है ये एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, ये मान लीजिए आप अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां इस क्वेश्चन के अंदर। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5 में, 7 में, 8 में या 4 में? देखिए दोस्तों, भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटने के लिए यदि इन ऑप्शनों को आधार बनाया जाए तो भारत को दोस्तों 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5 भौतिक प्रदेशों में। पहला है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है द्वीप समूह है। ये 5 भौतिक प्रदेश है दोस्तों भारत के अंदर, या भारत के भौतिक प्रदेशों को इन 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन दोस्तों आपकी कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की जो कक्षा 11 की भूगोल की पुस्तक है, उस पुस्तक में दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों। लेकिन आप वहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पर दोस्तों एक भौतिक प्रदेश ज्यादा लिखा हुआ है उसमें। कौन सा है? थार का मरुस्थल भौतिक प्रदेश। कई जगह अपन थार के मरुस्थल को पृथक पढ़ लेते हैं, और यदि निर्माण या संरचना के आधार पर देखा जाए तो जो थार का मरुस्थल है दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान का ही उपभाग है। उत्तर के विशाल मैदान को 4 उपभागों में बांटा गया है। एक तो राजस्थान का मैदान, एक सतलज का मैदान या पंजाब का मैदान, एक गंगा का मैदान और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान के मैदान की बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है वह है लूणी नदी। कौन सी है दोस्तों? लूणी नदी। तो सही तरीके से देखा जाए, बनावट के आधार पर देखा जाए या नदियों के आधार पर बनाए गए पाठ के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान का मैदान या मरुस्थल उत्तर के विशाल मैदान का ही हिस्सा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया दोस्तों? 5 भौतिक प्रदेशों में। 7 के बारे में कोई विशेष क्वेश्चन है नहीं। ऑप्शन 8 आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। बहुत सारी जगह 8 का आंकड़ा बहुत प्रसिद्ध है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में पाली जिला कितने जिलों से सीमा बनाता है? राजस्थान में पाली जिला दोस्तों 8 जिलों से सीमा बनाता है। क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाली है। 8 का आंकड़ा दोस्तों एक और ध्यान रखना आप, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर ऐसे कितने जिले हैं जो बीच में स्थित है, यानी वो ना तो किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या है दोस्तों 8। अतः राजस्थान में 8 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के मध्य वाले भाग में स्थित है, बीच वाले भाग में स्थित है। अगला देखिए 4 का आंकड़ा भी आपको विभाजन में देखने को मिल जाएगा। जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कौन से 4 भागों में बांटा गया है? थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार है। आया दोस्तों समझ में? तो आइए अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग भारत में नहीं है? ट्रांस हिमालय को दोस्तों पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वतमाला या कैलाश पर्वत श्रेणी। भारत में दोस्तों हिमालय का विभाजन समांतर श्रेणी के आधार पर भी किया गया है और समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है और उनमें से जो सबसे उत्तरी हिमालय है दोस्तों उसका नाम है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को दोस्तों फिर से 4 उपभागों में बांटा गया है। एक का नाम है काराकोरम श्रेणी, एक का नाम है लद्दाख, एक है जास्कर और एक है दोस्तों कैलाश श्रेणी। क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग भारत में नहीं है? भारत में नहीं है कैलाश पर्वत श्रेणी दोस्तों तिब्बत में स्थित है, यानी वर्तमान में चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है तिब्बत। तो कैलाश श्रेणी भारत से बाहर तिब्बत में है, बाकी ये तीनों दोस्तों भारत में स्थित है, यानी भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कौन से भाग में स्थित है, यानी हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? 4 ऑप्शन देखिए, क्या लद्दाख में स्थित है,
क्या जास्कर में स्थित है या काराकोरम श्रेणी में है या कैलाश श्रेणी में है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हिमालय की कौन सी श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों काराकोरम के बारे में, काराकोरम भारत का महत्वपूर्ण दर्रा है या काराकोरम भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पहले ही क्लियर हो गया है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऑप्शन देखिए, क्या गुरु शिखर है? नहीं है। माउंट एवरेस्ट है? बिल्कुल सही आंसर है, अच्छा पकड़े हो आप। माउंट एवरेस्ट ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो हिमालय में स्थित है। तो बाकी के तीन ऑप्शन भी देखिए, गुरु शिखर, माउंट केटू और कंचनजंगा। गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। माउंट केटू दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो वर्तमान में पीओके में स्थित है। कहां स्थित है? पीओके में। एक दोस्तों कंचनजंगा भी है। यह कंचनजंगा दोस्तों भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो माउंट केटू या इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। जबकि यदि सही तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह दोस्तों कंचनजंगा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन तो दोस्तों पीओके में स्थित है और वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में मानी जाती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ, कंचनजंगा, ये सिक्किम में स्थित है। ये माउंट केटू जम्मू कश्मीर में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल या तिब्बत में स्थित है। और जो गुरु शिखर है दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पठार पर स्थित है, जो राजस्थान या अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नामचा बरवा पहाड़ी कहां स्थित है? नामचा बरवा पहाड़ी देखिए दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में तो नहीं है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर होगा। यानी नामचा बरवा पहाड़ी का कुछ हिस्सा दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और इसका कुछ हिस्सा कहां है? म्यांमार देश के अंदर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि नामचा बरवा पहाड़ी भारत में हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी स्थान है या पूर्वी पर्वत श्रृंखला है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? समांतर श्रेणी के आधार पर हिमालय को पहले ही बता चुका हूं, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दूसरा है वरहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? लघु हिमालय के बारे में, कि लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? क्या ब्लैक माउंटेन कहा जाता है? नहीं। क्या धौलाधार कहा जाता है? ये भी नहीं कहा जाता। क्या पीर पंजाल कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। पहले बताया नहीं था अभी थोड़ी देर पहले कि हिमालय पर्वतमाला भारत में पश्चिम में जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से प्रारंभ होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पहाड़ी तक स्थित है। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। डोक्या भी सही आंसर नहीं है। इन बाकी के 3 आंसरों के बारे में भी देखिए, लघु हिमालय को भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार कहा जाता है और भारत के सिक्किम राज्य में इसे डोक्या के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में स्थित है। क्या हाजीपुर दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है, काराकोरम दर्रे में है या नाथुला दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग दोस्तों बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन से दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। बाकी के तीनों दर्रों के बारे में भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। हाजीपुर दर्रा दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, जहां से भारत में अधिकांश आतंकवादी घुसपैठ करते रहते हैं। काराकोरम दर्रा भी दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। और एक नाथुला दर्रा दोस्तों भारत से चीन जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है या तिब्बत जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो ये थे दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको मैंने ध्यान से पढ़ाए हैं, आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है या मेरी वीडियो क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।